नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से संबंधित है और एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक से लिया गया है। देखिए, पहला अध्याय जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी की जो अपडेटेड बुक है उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम डालेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और अंग्रेजी में कहेंगे इस चैप्टर का नाम को कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चलिए भाई, सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की घात -7। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी टाइपिंग करते समय इरर हुई है, तो उसको हम सही करते हैं। 2 × 10 की घात -7 और सी से एक कूलाम, तथा 3 × 10 की घात -7, और आगे क्या कहा जा रहा है? कूलाम आवेश है जी, इनके बीच कितना बल है। आइए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ सवाल को पढ़ने के बाद हम डाटे को कलेक्ट करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि Q1 बराबर, देखिए Q1 क्या होता है? पहला आवेश होता है। Q1 बराबर, इंटरमीडिएट में अगर आप हैं तो प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 बराबर 2 × 10 की घात -7 कूलाम, और Q2 बराबर क्या है आपका? ये 3 × 10 की घात -7, और इकाई लगा देंगे कूलाम। इसके बाद जो दूरी है आपकी R बराबर, वो कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको मीटर में बदलना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, और इकाई लगा देंगे मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 30/100। 0 से 0 कट गया, और ये कितना कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका 0.3, और इकाई क्या हो जाएगी? मीटर। और इसके बाद इनके मध्य लगने वाला बल, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलों के मध्य लगने वाला बल। गोलों के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, चूंकि ठीक है, बल क्या हो जाएगा? बल F बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना होता है? R²। चले भाई, यहाँ पर हम सारे मान को रखेंगे। आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यूनिवर्सल होता है, जो होता है 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान रखेंगे, तो Q1 का मान यहाँ पर दिख रहा है 2 × 10 की घात -7। इसके बाद Q2 का मान क्या है आपका? ये आपका 3 × 10 की घात -7, और बटे R²। तो R² का मान कितना है? R का मान है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका F बराबर, इनका आपस में गुणा करना चाहें तो गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, और 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 54 गुणे, ये गुणा करने पे घातें जुड़ती और घटती हैं नियम के अनुसार। तो ये हो जाएगा 9 -7 -7, और बटे नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.09। 0.3 × 0.3, तो 0.09 होगा। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा F बराबर 54 × 10 की घात, यहाँ कितना हो जाएगा? -7 -7 -14, और 9 -14, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और बटे नीचे हो गया आपका 0.09। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आपको पता है कि अगर दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो F बराबर हो जाएगा आपका, ये दशमलव हटा दिया तो ऊपर 54 के साथ 2 जीरो बढ़ गए, तो ये हो गया 5400 × 10 की घात -5 बटे नीचे कितना हो गया आपका 9,
और F बराबर 9 छक्का का 54, तो ये हो गया 600 गुणे 10 की घात -5। और जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 600 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -5, और यहाँ पर आ गया है F बराबर 6 गुणे 10 की घात 2 -5, F बराबर 6 गुणे 10 की घात -3, और इकाई क्या लगा देंगे, न्यूटन। क्या लगा देंगे हम, न्यूटन। अब आगे चलेंगे हम। यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा कि ये बल आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखिए भाई, दोनों आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों में एक ही तरीके का धनात्मक आवेश है। आप देख रहे हैं कि जो दोनों गोले हैं उनमें एक ही तरीके का धनात्मक आवेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल। तो समान में लगता है आकर्षण बल और विपरीत में लगता है प्रतिकर्षण बल। तो आइए भाई, यहाँ पर हमने समान में लगता है प्रतिकर्षण बल। अपनी बात को वापस लेते हैं, समान आवेश होने में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेश होने में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब यहाँ पर जरा समझते हैं। और हम लोग लिखेंगे, चूंकि गोलों में समान आवेश है, गोलों में समान और ब्रैकेट में धनावेश है, अतः इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आई होप कि आपने सवाल को समझ लिया है। यह आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम आवेश हो तो नंबर का दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है ये बताना है, और दोनों गोलों पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, आपको ये बताना है। आइए भाई, हम लोग इसको हल करेंगे। आइए सवाल को हल करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, प्रथम गोले पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, प्रथम गोले पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और ये हो गया हमारा F बराबर 0.2 न्यूटन। फिर आगे चलते हैं। प्रथम गोले पर आवेश वो नोट डाउन करेंगे, उसे हम बोलेंगे Q1, बराबर ये दिया गया है प्रथम गोले पर आवेश 0.4 माइक्रो कूलम। फार्मूला लगाएंगे, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की घात -6 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 गुणे 10 की घात -6, और इकाई क्या लगा देंगे, कूलम। सी से होता है कूलम। दूसरे गोले पर आवेश और ये होगा Q2 बराबर, ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 0.8। दूसरे गोले पर हमसे कह रहा है कि 0. दूसरे गोले पर आवेश तो 0.8 माइक्रो कूलम,
और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मूला ऊपर लगा ही हुआ है 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलम, चूँकि 1 माइक्रो कूलम में 10 की घात -6 कूलम होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या करना है हमको, देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, नीचे लिखेंगे चूँकि दोनों गोलों के मध्य या दोनों आवेशित गोलों के मध्य लगने वाला बल और वो हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। आगे चलेंगे। यहाँ पर अब क्या करना है, आपका ए नंबर निकालना है। ए नंबर में क्या कर रहा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर ए नंबर कर दिया, लिखेंगे दोनों गोलों के बीच की दूरी और इसे हम लोग आर कहते हैं। तो यहाँ पर जो एफ बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपन r² में सारे मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया आपका 1/4 पाई ε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, पहले सवाल में भी हमको ये वैल्यू वैसे रखनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1/4 पाई ε0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चले भाई, अब हम इस सवाल को आगे हल करेंगे और ये क्या आ जाएगा जरा देखते हैं। एफ का मान कितना दिया गया है, एफ का मान हमको दिया गया है, पहले ही बताया गया है 0.2, तो 0.2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान है 0.4 गुणे 10 की घात -6। Q2 का मान क्या है, ये 0.8 गुणे 10 की घात -6 और बटे नीचे हो गया आपका r²। को अकेला रहेगा, r² लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आएंगे, r² बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद ये हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की घात -6 गुणे 0.8 गुणे 10 की घात -6 बटे नीचे हो जाएगा आपका 0.2। अब हम लोग ये कितनी बार में काट देंगे, ये 2 बार में काट देंगे, 0.2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0.4। अब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा r² बराबर, ये जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, या कुछ ऐसे कर लें, 9 कर लें और गुणे, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात 9 और धन -6 फार्मूला हमारा लगता है a की पावर m गुणे a की पावर n, a की पावर m प्लस n। गुणा करने पे घाते नियमानुसार या तो जुड़ेंगी या तो घटेंगी। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका r² बराबर हो गया 16 नहीं है 144, तो ये हो जाएगा आपका 14.4 गुणे, अब 10 की घात 9 -12, तो ये हो गया आपका 10 की घात -3। अब ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका r² बराबर 144 गुणे 10 की घात -3 -1, 0.1 अंक रिप्लेस किया तो 10 की घात ऋण में बढ़ गई और r² बराबर 144 गुणे 10 की घात -4। अब r बराबर अंडर रूट लगा देंगे, 144 गुणे 10 की घात -4, 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12 और घात वाली संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो आधी रह जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2। ठीक है, और हम इसको अगर एडजस्ट करके लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 0.12
और इकाई लगा देंगे मीटर। ये भी हमारा मीटर में था और ये नीचे वाला भी मीटर में था। तो आपका आंसर आया कि दोनों गोलों के बीच की दूरी जो है वो 0.12 मीटर है। आप नीचे इबारत में इस बात को लिख दें कि दोनों गोलों के बीच की दूरी 0.12 मीटर है। अब बी नंबर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो बी नंबर को हमने नोट डाउन किया और बी नंबर के बारे में हम अपनी बात लिखेंगे। बी नंबर क्या कह रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल। अब यहां पर हम लोग इस बात को लिखेंगे, आपको पता है कि दोनों गोले एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रथम गोले के द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा, बताइए भाई। समान बल लगेगा। समान बल कितना दिया गया है, समान बल दिया गया है आपका 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे दोनों गोले एक दूसरे पर समान बल आरोपित करेंगे। दोनों गोले एक दूसरे पर समान बल आरोपित करते हैं। इसलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल बराबर पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल। और वो कितना है, वो हमको दिया गया है 0.2 और इकाई क्या लगा देंगे, न्यूटन। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि दो आवेशित गोलों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, जहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमने लिखा और कह रहे हैं कि जांच के द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE अपॉन GME, ये थोड़ा सा रहा जा रहा है, GME इंटू MP विमाहीन भौतिक नीतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, आप ये भी बताइए। तो हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे अनुपात। तो अनुपात का जो मान है वो है KE अपॉन GME MP, ठीक है। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और MP मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। और यहाँ पर आगे चलेंगे, लिखेंगे जिसका मात्रक, आपको ये बताना है कि ये विमाहीन राशि है, तो वो विमाएं मात्रकों के आधार पर ही लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका जिसका मात्रक
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। आगे चलेंगे। एम ई और एम पी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान है। नीचे लिखेंगे एम ई कामा एम पी क्रमशः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान है। हम ये बताना चाहते हैं कि किसका मात्रक क्या है। जिसका मात्रक किलोग्राम है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि नीचे ई क्या है, विद्युत आवेश है जिसका मात्रक क्या है, कूलाम। तो यहाँ पर लिखेंगे ई विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। आइए आगे चलते हैं। अब सवाल को हल करेंगे। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि के क्या है, 1/4 के एक नियतांक है जिसका मात्रक 9 गुणे नहीं, ये तो मान लिख रहे हैं मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। ये सारी हमने चीज़ें लिख दी। सी कूलाम को प्रदर्शित कर रहा है, एन न्यूटन को और एम मीटर को। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे कि इसका ये सारे मात्रक हम यहाँ पर सेटअप कर देंगे। ठीक है। चलिए भाई, सारे मात्रकों को हम सेटअप करने के बाद हम क्या दिखते हैं यहाँ पर, समझे। आइए हम सवाल को आगे हल करते हैं। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा कूलाम की पावर -2 और आगे ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर बटे नीचे हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम की पावर -2 और इधर क्या बचा आपका, ये बचा किलोग्राम और ये हो गया आपका किलोग्राम। देखिए किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम की पावर -2 खत्म हो गया, सी की पावर -2 से सी स्क्वायर खत्म हो गया और एन स्क्वायर खत्म हो गया और ये हो गया आपका m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना बचा। अब नीचे लिखेंगे आता स्पष्ट कि यह एक विमाहीन पद है। इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे, आपसे कह रहा है कि अनुपात का मान, तो नीचे लिख देंगे जरा हम के ई स्क्वायर अपॉन नीचे जी एम ई एम पी के अनुपात का मान। सारी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए तभी हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये ई का मान क्या होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। अब हम इन सारे मानों को जो है यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और के का मान तो आपको मालूम ही है, वो है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका कि 9 गुणे 10 की घात 9, इसके बाद गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 6.67 गुणे 10 की घात -11 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात -31 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात -27, ठीक है। और फिर अब आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइए ज़रा देखते हैं। रफ कॉपी पे जल्दी से जाइए और रफ कॉपी का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। जब हम 9 में गुणा करेंगे 1.6 का 1.6 गुणे 1.6 गुणे 9, तो ये आएगा 23.04। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 23.04, ठीक, गुणे 10 की घात 9, ठीक है, और ये हो जाएगा गुणे 10 की घात -38, ठीक, बटे नीचे गुणा करेंगे, नीचे हो जाएगा 6.67 में हम गुणा करेंगे 9.1 का, और फिर हम गुणा करेंगे 1.67 का, तो ये आएगा आपका 101.36 गुणे 10 की घात -11, ठीक है, और गुणे 10 की घात -31 गुणे 10 की घात -27। आइए अब हम इसको और सरल करेंगे। अब 23.04 में हम भाग दे देंगे 101.36 का, तो आएगा 0.2273 गुणे, अब देखिए ये हो जाएगा 10 की घात 9 -38 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब सबको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2273 गुणे, अब देखिए भाई 27 और 1 28, 38 48 58, तो हम जब धनावेशों को जोड़ते हैं तो 27 और 1 28, 38 48 58, 58 1 59 10 69, और 69 और 9 70 71 72 73 74 75 76 77 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 78 -38, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कितना आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.2273 गुणे 10 की घात 40। अब दशमलव एक अंक खसकेगा तो ये हो जाएगा 2.273, ठीक है, गुणे 10 की घात 40 में एक घट गया क्योंकि दशमलव एक अंक रिप्लेस हो रहा है, और ये हो जाएगा 2.3 सार्थक कर दिया, 3 हटा तो 8, 8 हटा तो कितना 3, तो 2.3 गुणे 10 की घात 39, और इसका कोई मात्रक तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ रहेंगे यह अनुपात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल है जबकि दोनों के बीच की दूरी नियत है, तो लिखेंगे यह अनुपात, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि यह अनुपात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है जबकि दोनों के बीच की दूरी नियत है। अच्छा, ये लगभग बराबर मानिएगा आप, एग्जैक्टली बराबर ना मानिएगा, तो हम इसके लिए जो वैल्यू है वो उसको लगभग बराबर के लिए ये चिन्ह होता है वो करके प्रदर्शित करते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठने पाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपसे ये कह रहा है कि इस अनुपात के बारे में और कुछ भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि यह निश्चित दूरी पर रखे, यह निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन
व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। अनुपात है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, यह बताता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत प्रबल है। यह स्पष्ट करता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत प्रबल है। आई होप कि आपको सवाल के दोनों ही हिस्से बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु का वैद्युत बल क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, और कह रहे हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, ठीक है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये तो था हमारा पॉइंट नंबर ए, और ये है हमारा पॉइंट नंबर बी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और ये पॉइंट नंबर है हमारा ए, ये है पॉइंट नंबर ए और ये है हमारा पॉइंट नंबर बी। चलिए देखिए भाई, ये एक तरीके से बोला जाए तो ये न्यूमेरिकल का प्रश्न नहीं है, ये भाषा आधारित प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे नहीं। आशा है कि आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसके उत्तर के बारे में जब कल्पना करेंगे पहले पार्ट के, तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन का तात्पर्य है कि केवल पूर्णांक संख्या में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गमन करते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि केवल पूर्णांक संख्या में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश गमन करते हैं, आवेश विभाजित होकर के गमन नहीं करते हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु पर वैद्युत आवेश पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में होता है। फिर से एक बार जरा समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को चाहे जितना भी आवेश नहीं दे सकते, परंतु वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई ई के पूर्ण गुणजों के रूप में ही दिया जा सकता है। उसी बात को हम ये बताना चाहते हैं कि मनपसंद आवेश नहीं दे सकते, आवेश जो भी देंगे वो पूर्ण अंक के रूप में ही दिया जाएगा। तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इसका तात्पर्य है कि केवल पूर्णांक संख्या में ही किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश गमन कर सकता है, आवेश विभाजित होकर गमन नहीं करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी कि किसी भी वस्तु पर वैद्युत आवेश पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में होता है, अर्थात जो ई का मान होता है वो गुणांक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। आई होप कि पॉइंट ए आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा कि स्थूल या बड़े पैमाने पर जब आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश की मात्रा क्वांटीक्रम वैद्युत आवेश के मान से कई गुना ज़्यादा होती है। इस प्रकार बड़े पैमाने में वैद्युत आवेश
क्वांटमीकरण होने की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश संतत है। ठीक है, यह आपको पॉइंट बी की बात हमने स्पष्ट की। एक बार हम इसको और दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, ठीक है, आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटमीकरण का कोई महत्व नहीं होता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका कारण है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक माइक्रोकूलाम आवेश में लगभग 1013 मूल आवेश सम्मिलित है, ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर व्यवहार किया जा सकता है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हमने मुंह जवानी आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि ये जरूर आपके मन मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव बना पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है सवाल। कह रहे हैं जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए भाई, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको समझाने के लिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आवेश हमेशा जोड़े में उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के घर्षण बल द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहते हैं। कुल उत्पन्न आवेश की मात्रा शून्य होती है, क्योंकि दोनों उत्पन्न आवेश बराबर और विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए जब शीशे की छड़ी को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया को अन्य वस्तुओं के साथ भी दोहराया जा सकता है। तो आई होप कि प्रश्न का जो सार्थक उत्तर था वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप अगर चाहें तो इस उत्तर को लिख भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आवेश हमेशा जोड़े में उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहते हैं। कुल उत्पन्न आवेश की मात्रा शून्य होती है, क्योंकि दोनों उत्पन्न आवेश बराबर और विपरीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया को अन्य वस्तुओं के साथ भी दोहराया जा सकता है। आई होप कि जो हमने आपको बताने का प्रयास किया वह आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कक्षा 12 के लिए था। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और टूटा फूटा जो भी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं वो आपको बेहतर और अच्छा लग रहा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक और रसायन विज्ञान के सवालों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, आंकिक प्रश्नों के लिए और एक्सपर्ट की राय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर अनिवार्य रूप से जरूर जुड़ें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हम आपको इस समय NCERT कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मुख्य पुस्तक का पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपके सामने अध्याय लेकर के आए थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। नमस्कार।